दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अब सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम सभी आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हर साल हमारे कंधों पर आ जाती हैं, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाने के साथ साथ क्या हम उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं? हर तिरंगा की बात की गई, लेकिन कितने लोगों ने अपने घरों में उस तिरंगे को फहराया? कितने लोग जानते हैं ध्वजारोहण और ध्वजा वंदन में अंतर को? चलिए इन तमाम पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आसपास घूमते हैं इस विषय से। हम कहेंगे वो शब्द आजादी, स्वतंत्रता। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में दो मुख्य सदस्य, तो हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। हम वरिष्ठ पत्रकार गणेश साकल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और इन्हीं के साथ हम स्वागत करेंगे सुमित ओरछा जी, जो कि कवि हैं, राजनेता है बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। गणेश सर आपसे शुरू करती हूँ। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, थोड़ी पहले हमारी जो चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है उस सवाल के समाधान के साथ जो जवाब आ पाएगा उससे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम 75वीं जो हमारी सालगिरह है और इसके साथ हम 76वें साल में प्रवेश करने वाले, तो थोड़ा सा इस पर अगर हो जाए। देखिए क्या है कि देश आज़ादी को मिले जो है 75 साल पूरे हो गए हमारे। तो यहाँ हमारे जो पत्रकार साथी भी कंफ्यूज होते हैं कि वर्षगांठ में और स्नान में क्या अंतर है। और इसी प्रकार जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना, तो ये 75 साल देश को आज़ाद हुए पूरे हो गए हैं और हम 6 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा के साथ, दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी उससे जोड़कर ठीक 75 हफ्ता पहले इसकी शुरुआत की थी। और थोड़ा सा मैं दांडी यात्रा पर भी प्रकाश डाल दूं, क्योंकि हमारे जो युवा पे उनको भी जानना जरूरी है कि दांडी यात्रा क्या थी। बेसिकली क्या था कि जब अंग्रेजों ने नमक पे एक अधिकार किया और जो परंपरागत तरीके से नमक बनाने की प्रक्रिया थी उस पर टैक्स लगा दिया। तो उन दिनों हवा पानी के अलावा एक ऐसी चीज थी कि जो बहुत ही आसानी से सहज सुलभ था। और आपने देखा होगा कि जो किराने की दुकान है, परचून की दुकान है छोटी छोटी, वो हमेशा नमक के जो बोरियां होती थी या डिल्ले थे वो सब बाहर छोड़ जाते थे। और नमक का जो हमारे देश से जो जुड़ाव है वो नमक से हम कहते हैं ईमानदारी। जैसे कहते हैं हमने नमक खाया आपका, तो हम नमक हरामी नहीं कर सकते। तो नमक जो है एक बेसिकली ऐसा मुद्दा था और जो गांधी जी को लगा कि के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस जो 1882 में उन्होंने जो बनाया था ये इसका वो का जो कानून बनाया था इन्होंने, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया और सोचा कि इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। और उस एक्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने कदम उठाया। और जब उन्होंने साबरमती आश्रम की यात्रा शुरू की थी तो मुश्किल से 75-76 लोग उनके साथ जुड़े थे जो आश्रम में ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये यात्रा मतलब करीब 2.25 किलोमीटर की यात्रा थी, मगर गांव-गांव को जोड़ने के लिए ये यात्रा 386 किलोमीटर की हुई। और 26 दिन की इस यात्रा में आप मानिए कि 31 मार्च तक ही लगभग पूरे देश में जगह जगह इसका वो हुआ। बॉम्बे में भी इसका प्रतिक्रिया हुई, नरीमन पे वहां पे, उसके बाद बंगाल में हुई। तो 90,000 से ज्यादा लोगों ने उस समय गिरफ्तारी दी। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मूवमेंट था और इसके जरिए जो है एक मतलब पूरे देश में एक वातावरण बना। और ये ऐसा माहौल ना कि इस तरह के सविनय अवज्ञा आंदोलन हम कर सकते हैं। और इस पूरे आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। तो ये इसका जो बैकग्राउंड है और जो शुरुआत हुई 12 मार्च 2021 से, और हम जो अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं, इसकी शुरुआत ठीक 75 हफ्ते पहले हुई। और भारत सरकार ने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और समझिए कि विभिन्न क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ा है। और जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि घर घर तिरंगा। देखिए हमारी जो नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। कई माताओं ने जो है अपने बच्चों को खोया है, कई मतलब पत्नियों ने पति खोए हैं, कई बच्चों ने पिता को खोया है, किसी ने पुत्र को खोया है। और ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। इतनी आसानी से हम जो आज की तारीख में जिसको
यानी एंजॉय कर रहे हैं हम दिन रात, बिल्कुल। और कुछ भी हम बोल देते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे। हाँ। अरे भाई, हम सुरक्षा में इसलिए बैठे हैं कि सरहदों पे हमारे सिपाही दिन रात चौकसी करते हैं। करेक्ट। तो इसको बताना बहुत जरूरी है, और राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम, देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास है। जी। और भारत सरकार ने एक और बहुत अच्छा प्रयास किया है इसमें, मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ स्पेशली, कि उन्होंने हर स्टेट को ये कहा है कि आप अपने राज्य के अंदर ऐसे क्रांति वीरों को, ऐसे वीर सपूतों को आइडेंटिफाई करिए, पता लगाइए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में दिया हो, उनको निकालिए, उनको भी महिमा मंडित किए, क्योंकि जो लोगों को पता है या जो जन जन लोग पहुंचे हैं वो चुनिंदा लोग ही हैं। सही बात है। ठीक है ना? तो इस तरह का ये अच्छा प्रयास है, और इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात कर सुमित जी, मैं आपसे उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। आज़ादी के मायने वाली बात, सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने से काम थोड़ी चलेगा। सिर्फ स्वतंत्रता दिन अगर हम उन सब शहीदों को याद करें, उनको नमन करें, तो लगता है जिम्मेदारी निभाने से एक दिन उस जिम्मेदारी को हमेशा निभाते जाना है, याद रखना है। इतने सालों पहले जो कुर्बानियां दी गई थी वो बेवजह नहीं थी, वो है ना, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो आज़ादी जो मिली है बरकरार रखने के लिए अब जिम्मेदारी हमें भी तो निभानी होगी। सिर्फ सरहद पर खड़े होने वाले ही नहीं लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि हम अपने अपने घरों से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। क्या कहेंगे सुमित जी? स्वतंत्रता का दीपक निरंतर बलिदान के घी से, बलिदान के नेह से, बलिदान के स्नेहल से जो है ज्वलित रहता है। वह कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक बार किसी ने बलिदान करा और अब हम हमेशा उसको स्वतंत्रता के दीपक को जला करके रख सकेंगे। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक नित्य नया नूतन रक्त मांगती है, समर्पण मांगती है, और इसलिए सिर्फ महापुरुषों का गुणगान करना इतना और ये कर लेना ये पर्याप्त नहीं है। महापुरुषों के, स्वतंत्रता सेनानियों के गुण ग्रहण भी करना, और वैसी ज्योति, वैसा राष्ट्र के लिए समर्पण, वैसी प्रेरणा को अपने हृदय के अंदर भी समाहित करके उसे कर्तव्य में निरूपित करना, यह है देश के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी। आदरणीय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको भी याद करें जो उनका नाम नहीं आया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिन दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी कड़ी थी, हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। वर्षों में उन्हें पूछते गए और उन्हें भूल गए जिन्होंने 7 लाख कुर्बानी दी थी। भीषणतम संग्राम हुआ था, बिना जंग के नहीं सुलभ यह हमको परिणाम मिला था। तो यह परिणाम हमको 7 लाख कुर्बानियों से मिला। उनमें 70 नाम भी अगर किसी को स्मरण करने के लिए कहा जाए तो आप और हम भी बताने में असमर्थ हो जाएंगे। क्या बात है। तो उन तक हम कैसे पहुंचे, इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था अमृत महोत्सव में, उनके प्रति कृतज्ञता। और आज जो उन्होंने संकेत किया है, संकल्प दिया है, वह अद्भुत है। मैं खबर भारत के माध्यम से अपने देशवासी और हमारे से कहना चाहता हूं कि यह जो 75वें वर्ष का जो जश्न है, उत्सव है, उमंग है, उत्साह है, इसको केवल उत्साह तक सीमित ना रखकर 100वें वर्ष में हमारा भारत कैसा होगा और उसमें हमारी क्या हिस्सेदारी होगी, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, हमारी क्या भूमिका होगी, वैसा भारत बनाने में इसको तय करने का, सपने देखने का, सपनों को जीने का और सपनों को पूरा करने का, तीनों का त्रिवेणिक अनुष्ठान है जो हमको अगले 25 वर्ष तक करने के लिए, खास करके युवान जिनके आगे 25 वर्ष की जीवन दिखाई दे रहा है, उनको अपने मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए 100वें वर्ष में हम देश का वैभव कैसा होगा, 100वें वर्ष में हमारे देश की संस्कृति का गौरवगान कैसा होगा, 100वें वर्ष में हमारे देश की वैज्ञानिकता कहां तक पहुंचेगी, 100वें वर्ष में अपनी किन परंपराओं को जीवित करके वहां तक ले जाएंगे और उसको वैश्विक स्तर पर सम्मान दिला पाएंगे। इसके सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का एक अनुष्ठान है जो आज अभी से आजादी के अमृत महोत्सव के प्रारंभिक काल में, आज हम अमृत महोत्सव काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वहां से जीने का पहले दिन से हमें सब संकल्प धारण करके निकलने का दिन है और पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये बात भी कहते हैं, हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि कुछ लोगों ने तिरंगा अभियान का भी विरोध कर दिया। अभी तक लोग एक राजनीतिक दल पर
आज मैं एक राजनीतिक दल की भूमिका में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए फिर भी संकेत कर रहा हूँ। ये आरोप लगाते थे कि ये तिरंगा नहीं लहराते साहब, ये तो भगवा लहराने की बात करते हैं, भगवा लहराने की बात करते हैं। और जब जब उनके खिलाफ आंदोलन करते थे, तो चाहे 10 जनपद पे हो, चाहे जो है दिल्ली के लाल किले पे हो या रामलीला मैदान में हो, तिरंगा लेकर के खड़े हो जाते थे कि मैं भगवा फहराने वालों के खिलाफ, हम तिरंगा लेकर के देश की बात करने आए हैं। और जब सारे लोगों ने तिरंगा उठाने का आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगा उठाने का आह्वान किया, या उस तरफ से आह्वान हुआ जिन पर आरोप लगते थे, तो आप पीछे हट गए। मतलब देश ने यह देखा कि आपने कैसे एक जो है मिथक को गढ़ने की देश के अंदर कोशिश की, एक मिथ्या आरोप केवल अपनी विचारधारा, अपनी बांटो और राज करो की नीति को पुष्ट करने के लिए की। और जब पूरा देश एक साथ आप अगर संकल्प देते, आप अगर साथ रहते, तो पूरा देश का एक अच्छा स्वर्णिम चित्र जो यदा कदा विरोध के कुछ से स्वर सुनाई दिए हैं वो भी ना दे, तो कितना सुंदर दृश्य होता है इस महोत्सव में कि आजादी के 75वें साल में तिरंगा लेकर के हर घर, हर गाड़ी, हर वाहन, हर व्यक्ति, हर स्कूल, हर संस्था, हर संस्थान एक साथ खड़ा हो गया। तिरंगा सबके हाथ में है, ना कोई जो है भेदभाव है, ना किसी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई भ्रांति है, सब एक साथ देश का संकल्प, देश का यशगान करने के लिए। कितना अद्भुत दृश्य होने वाला था, लेकिन उसमें ही आ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है गणेश सर। बहुत सामान्य वाक्य है जो सारे युवाओं में अब आजकल चलता है, सड़कों में सुनने को मिल जाता है। जरा सी भी नाराजगी होती है तो एक वाक्य चलता है कि भाई हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आप कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो जिम्मेदारियों वाली जब मैं बात कर रही हूँ बहुत देर से कि आज़ादी के मायने ही बदल कर रह गए, आज़ादी के पीठ पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है जो उस शब्द को उस शब्द के मायने बदलती जा रही है। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। उस चीज को समझना भी कितना जरूरी हो गया, क्योंकि उसकी आड़ में, इस शब्द की आड़ में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये प्रिया बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसका शुरुआत बहुत एक इटालवी के एक बहुत बड़े देशभक्त थे, वहाँ के राष्ट्रभक्त थे, काबोर के एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ उनका। उन्होंने एक कोट किया था कि हमने इटली का निर्माण कर लिया है, अब इतालवियों का निर्माण करना है। ओहो। तो इस चीज को कोट करते हुए, और ये मैंने अपने मेरे जो गुरु थे, मैंने उनसे मैंने सुना था ये, और मैं उसको कोट कर रहा हूँ आज। और बहुत सुमित ने भी एक अच्छी बात कही, मैं इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा कि देखिए, जब आज़ादी के पहले की लड़ाई थी, 47 आज़ाद होने 14 अगस्त के या 13 अगस्त के 10 अगस्त के पहले की जो लड़ाई थी, उसमें न कोई जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई संप्रदाय था, न किसी के मन में इस तरह की बात थी। अगर हम देखें तो हर धर्म, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। और इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ कि बच्चों को, आज की जनरेशन को शायद ना पता होगा कि एक मुहावरा चलता था उस जमाने में, लाल बाल और पाल का। लाल बाल और पाल, बिल्कुल। तो लाला लाजपत राय अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, और विपिन चंद्र पाल अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये हमारे लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी। और यहाँ पे मैं एक हमारे शायर हुए हैं अनडिवाइडेड, उसके उनका भी एक यहाँ पे उदाहरण मैं देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे शहीदों की चिताओं पर हर बरस चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। तो अगर जो है ये उन्होंने कहा था, तो हमने क्या है पिछले 75 सालों में एक रस्म अदायगी जैसी कर दी है, बिल्कुल सही, है ना। लेकिन हम उस चीज को नहीं कर पाए हैं, और मान लो ठीक है नहीं कर पाए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उसको आज कर रहे हैं, अमृत महोत्सव के तहत कर रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की राजनीति, किसी तरह का जो है भेदभाव, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए भी कि जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ चले हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इस आज़ादी की कि हम नेताओं को कोसना आसान है, मगर नागरिक जो लोकतंत्र का रक्षक है, आखिर कब तक जो है सोता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आम जन को जागने में वक्त लग सकता है,
मगर देश की दुर्दशा तथा उसके उपचार के नुस्खों से परिचित जी है ना, पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है ना, महज उपभोक्ता बना रहेगा कब तक, उसको अच्छा नागरिक कब बनेगा वो। इस तरह के कई विचार लोगों ने, विचारकों ने व्यक्त किए हैं, विचारकों ने लिखा है, लेकिन अब ये समय है कि उसको हमको। आपने बहुत अच्छी बात कही सर, लिखा है, बहुत कुछ लिखा गया। सुमित जी, आपसे जवाब लेती हूँ इस बात का, आप अपने तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। कितने बच्चे होंगे, कितनी युवा पीढ़ी होगी, कितने पाठ्यक्रमों में उन लोगों का जिक्र किया गया होगा, कितने पीढ़ी को या कितने युवाओं को, कितने बच्चों को आज भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता होगा, अपने दोनों गान और गीत पूरे पूरे याद होंगे। अब हालिया उदाहरण ले लेते हैं कि सामने रखना पड़ता है वो पूरे लिरिक्स, तब जाके वो पूरा गीत गुनगुना पाते हैं। सुजलाम सुफलाम तो भूल ही जाइए आप, वो तो संस्कृत के शब्द हैं। प्रिया, बच्चों का दोष नहीं है इसमें, बच्चों को दोष मत दो, जो हमारे देश के कर्णधार हैं। एक बार एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इस पे एक बहुत अच्छा वो किया था कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो संसद में हमारे नुमाइंदे हैं, जो विधानसभा में हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे पूछा था तो वो नहीं बता पाए थे। और इसका सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ कि हम पाठ्यक्रमों में उनको प्रतिस्थापित नहीं कर पाए। इस देश के बलिदान को, देश के में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, उनको हम पाठ्यक्रमों में प्रतिस्थापित ही नहीं कर पाए। तो किसकी गलती है ये? बच्चों की गलती नहीं है जी, बिल्कुल। बच्चों को दोष देना, हम अपनी बात करें हमारी पीढ़ी की, तो हमारी पीढ़ी के लोगों को तब तक ये था कि उस समय एक बाल सभा हुआ करती थी, उसमें हमको हर बच्चे को ये कंपलसरी था कि एक राष्ट्रभक्ति का गीत, दोहा कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो आज सब चीजें बदल गई हैं। सुमित जी, देखिए, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि माओ की जगह बच्चे हवाएं संभालती हैं, मत क्वालिटी तलाश तो ठेके के काम में है। स्कूलों को हमने पहले विद्यालयों की जिम्मेदारी होती थी कुछ अलग प्रकार की थी, अब कॉमर्शलाइजेशन का सिस्टम है, सारा व्यापारिक परिवेश है, और जिसमें सारी चीजें टेंडर पर एक से लगता है कि हमने 50,000, 75,000, 2 लाख रुपए फीस भर दिया और हमने बच्चे को टेंडर पर दे दिया है और सारी जिम्मेदारी बच्चों की। अब विद्यालय कहाँ बचे, अब स्कूल से पंक्तियां पढ़ना जरूर जरूर जरूर। एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी, एक स्मरण करना चाहता हूँ आजादी के समृद्ध काल के प्रारंभ में। बिल्कुल, एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी, राष्ट्रवाद का अर्थ बने थे नेताजी, जिसका तुम हकदार बताते हो खुद को, उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। क्या बात है। आजादी के जो पत्र बनाया गया, जो पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, उसमें जिस व्यक्ति को के नाम की शर्त जोड़ी गई है, आजादी के बाद हमने उस व्यक्ति के साथ ही कितना सम्मान किया। इस देश ने नागरिकों के हृदय में तो नेताजी जिंदा रहे, सरकारी उपक्रम में उन्हें कितना सम्मान दिया गया, कितना उस सिस्टम का आधार बने, जबकि एक परिवार को हमने कितना ज्यादा वो किया, उनका भी सम्मान होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किन की कीमत पर किन को बुला करके, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसे लोग इस देश के अंदर हुए और आज वो उस सम्मान, तो इस अमृत काल में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो इस देश ने किया है। देश ने उन स्थानों को, उन जहां मैं बुंदेलखंड का से आता हूँ, अब बुंदेलखंड में चरण पादुका स्थान है और वो छतरपुर जिले में, उस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसा ही एक आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक सभा चल रही थी और उस सभा पर जाकर के अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और वहां जाकर के नरसंहार हुआ, लेकिन वो स्थान लोगों के मानस पर नहीं है, लोगों के जानकारी में नहीं है, देश के पटल पर नहीं है, किताबों में नहीं है। तो चीजें जो देश को, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। एक गाना सुन रहा था आज मैं, एक परफॉर्म किया गया और पहले से बचपन से ही सुनते थे, मेरा जूता है जापानी, देश की यात्रा को बता रहा हूँ मैं इस गाने से। मेरा जूता है जापानी, मेरे पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इस यात्रा में कुछ नए संकल्प जब जोड़े गए पिछले कुछ वर्षों में, तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने लोग जो है लाल किले की प्राचीर से कहा है कि अब हमारे बच्चे भी मना कर रहे हैं कि हम चाइनीज खिलौने से या विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे। अब सब कुछ 75 वर्ष बाद पहली बार स्वदेशी तोपों से देश के लाल किले पर सलामी लगी है। जो तोपें आज सलामी दी गई वो हमारे भारत में निर्मित है। हमारे हथियार, हमारे आर्म्स, हमारे संसाधन, हमारी चीजें, हम ऊर्जा, हम हर क्षेत्र अपने स्वयं से निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ रहा है। यह है यात्रा।
जो एक नए संकल्पों को धारण करने से, वरना हमें तो मानस में बिठा दिया था कि रूसी जो है पतलून पहनेंगे, वो इंग्लिशानी को होगा, कुछ जूता जापानी होगा, फिर भी हिंदुस्तानी हो सकते हैं। लेकिन एक नई परिभाषा इस देश को गढ़ी गई कि अगर हिंदुस्तानी होना है तो आत्मनिर्भर होकर के हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ हमारा होगा, हमारे द्वारा होगा, हमारे लिए होगा, और हम फिर दुनिया को बताएंगे कि अमेरिका वाला गर्व करे कि मैं मेड इन हिंदुस्तान कपड़ा पहनो। ये खादी जो है सबसे महंगा कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये अमेरिकी को गर्व होना चाहिए। ऐसा परिवेश बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव इन्हीं चुनौतियों को, इन्हीं संकल्पों को बड़ा करने का कालखंड होने वाला है। अतीत के प्रति गौरव, भविष्य के प्रति आशा और वर्तमान के प्रति सजगता, इन तीनों संकल्पों को लेकर के देश आगे बढ़े, इसके लिए सबका आह्वान, सबको साधुवाद, सबको शुभकामनाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। वो बात याद दिला दी कि न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस इस बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। गढ़ी सर, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से वसीयत बनाई जाती है ना, एक वसीयत ऐसी बनाई जानी चाहिए, आज़ादी की वसीयत, जिसका नाम दिया जाना चाहिए कि हम सबका अधिकार है उसमें, और हमें अपने अधिकार को छीनना होगा। छीनना कैसे होगा कि उस आज़ादी का इस्तेमाल गलत तरीके से ना हम करें, ना किसी को करने दें। शायद ये उस वसीयत में लिखा जाए और उसमें साइन हम सबके हों, कुछ ऐसा कल्पना करें। सिर्फ अधिकार जोड़ेंगे, मैं जी जी जी, कर्तव्य जोड़ लेते हैं। कर्तव्य की लड़ाई लड़नी पड़ेगी देश को। अधिकार तो अपने आप ही हमें मिल ही जाते हैं। जब आदमी कर्तव्य नहीं करता है और अधिकार दिन भर काम नहीं करता है, हाँ। और शाम को जब मजदूरी बढ़ती है, उस समय क्या है, अधिकार हमारा है कि हमें मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ। तो जिस समय मजदूरी हो रही थी, हाँ। उस समय कहाँ थे? वो श्रम जब पसीना बहाना था, उस समय कहाँ थे? तो हिस्सेदारी, मांग, जज्बा, कर्तव्य के पालन के प्रति लाना पड़ेगा। कर्तव्य की लड़ाई, हम ज्यादा काम करेंगे। हम इस, आप दिन भर खाली बैठते हैं ना घर में। गांव में गया तिरंगा यात्राओं में जब बोलने के लिए गया बच्चों के बीच में, तो मैंने यही कहा है लोगों से कि आप जब दिन भर खाली बैठते हैं तो सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश के श्रम का नुकसान कर रहे हैं। आपका श्रम यह देश की अमानत है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा, केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। सर मैं क्षमा करिए, मैं मेरे मन में विचार आ गया और मैंने आपका समय ले रहा हूं। आपके बाद अपनी बात को रखिएगा कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा जब। क्या बात? सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के माथे में, वो वहां पर अपना कर्तव्य निभाएंगे। सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए, अब सीमा पर लड़ते बेटे को ये विश्वास दिलाए, अब उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पास आता है, इसलिए बहनों से कह रहा हूँ कि बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को। क्यों भेजना है सरहद के भाई को? क्योंकि सब धर्मों से बढ़कर मानी उसने भारत माता है, इसीलिए हर भारतवासी से उसका कुछ नाता है। इस नाते से मुझको इतना हर बहना से कहना है, भारत माता की हर बेटी हर सैनिक की बहना है। सो रक्षाबंधन है, राखी तुम बांधो किसी कलाई को, लेकिन पहले प्यार लुटाओ तुम सरहद के भाई को। क्या बात है? लेकिन पहले प्यार पहुंचाओ तुम सरहद भाई को। 4 पंक्तियां अंत में कह रहा हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसमें वो बातें समाहित हो जाएंगी जो आजादी के अमृत महोत्सव में जाने। देशभक्त सब बनना चाहते हैं, अब गुलाम नहीं है तो लड़ने, अब मरने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी प्रार्थना है कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। मोदी जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है बिजली पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी है कि बिजली बचाएं। बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें, सपनों को साकार करें। कहा सच्चे अर्थों में हम सच्ची आजादी को अपनाएं, भारत को मजबूत बनाने हम खादी को अपनाएं। भारत को मजबूत बनाने हम खादी को अपनाएं। कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सच्चे
सारे में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए। हमें अटक इसलिए गया कि एक बात मुझे और याद आ रही है जो खबर भारत के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, और आज तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है संकेत में, हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी मान्यता, अपनी जो है आध्यात्मिकता का खूब प्रचार करें, प्रसार करें, लेकिन किसी भी मजहब पंथ के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की ना आवश्यकता है ना आपको अधिकार है। किसी भी धर्म की निंदा करने का कोई अधिकार किसी भी देशवासी को नहीं है। सबको अपने अपने धर्म, और आज देखिए सनातन संस्कृति के 3 बड़े चेतना पुरुष आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने अपने कर्मों से पूरे विश्व में सनातन और भारतीय संस्कृति का जो है लोहा मनवा दिया, परिचय करवा दिया, उसकी मान्यता करा दी, लेकिन कभी किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी पंथ की निंदा नहीं की। इसलिए आज के इस माहौल में जो कुछ हुआ है अभी पिछले दिनों, मैं देशवासी खबर भारत के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि किसी की अपने संस्कृति को बड़ा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नारी में नारायणी देखते हैं, नर में नारायण देखते हैं, प्रकृति में परमेश्वर देखने वाले हम लोग हैं। इसका जितना प्रचार हम कर सकें वो करें, लेकिन किसी की निंदा ना करें। यह आज समय की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरी सर, कितनी मतलब जब ये पंक्तियां सुना रहे थे तो बिल्कुल आपने भी वही महसूस किया होगा कि रोंगटे खड़े हो गए, मतलब गूज बम्प आ गए। ये इतनी जोशीली लाइनें होती हैं, तो क्या ऐसा ही जोश हर दिन नहीं भरा जाना चाहिए सभी के बीच में? शायद एक घर में जी मैं इस जो अभी सुमित ने जो भी कविताएं पढ़ी है, जैसी आपकी मंशा है, जैसी देशवासियों के मन में जो जज्बा, जोश जुनून और जज्बा जागा है, मैं इस बात को, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आज़ादी की लड़ाई के बाद भारत पाकिस्तान बने, तो एक शायर थे, उनका नाम अभी शायद भूल रहा हूँ, शायद फैज़ अहमद फैज़ थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। हालांकि जमहूरियत की आवाज़ बने थे उस ज़माने में वो, और उन्होंने वो पाकिस्तान चले गए थे, पर एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं उसको कोट करके आगे बढ़ता हूँ कि चले चलो कि अभी वो सुबह आई नहीं, चले चलो कि वो सुबह अभी आई नहीं। मैं यहाँ पे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि एक और जो विचारक थे, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका डंका बजेगा, मगर साहित्य, संस्कृति, वेद, पुराण, हमारी जो विरासत है, हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो संपदा है, उसमें भारत का परचम लहराएगा, फहराएगा पूरे विश्व में। लेकिन एक बात उनकी सही हो गई और एक बात अधूरी रह गई। अधूरी यूं रह गई कि हमने एक राष्ट्र का निर्माण तो कर लिया, लेकिन देशवासियों में, जो मैंने अभी इटली के जो देशभक्त का कोट किया, वही है कि हमें अपने देशवासियों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र का निर्माण करना होगा। और इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है, जो है हमारी चरित्र, हमारी नैतिकता के आधार पर एक आंदोलन चलाना चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी में पूरा विश्व में अपनी धाक जमा ली। भारत विश्व गुरु बनने की बात चल रही है, विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, कोई इसमें संशय नहीं है। आज नहीं कल बनेगा, कल परसों बनेगा, लेकिन इसको बनाएगा कौन, बनाने वाले कौन है? इस देश की माटी के सपूत हैं, सॉइल ऑफ द सन जिसको हम कहते हैं, कि भारत की माटी के सपूत इस देश को, इस भारत को और गौरवान्वित करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन विश्व गुरु कब बनाएंगे? जब हमें अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, हमारे में नैतिकता का निर्माण करना होगा। और हमारे देश में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे उसके क्रियान्वयन होता है उस पर, लेकिन आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार की दीमक जो है हमारी व्यवस्था को जो है खोखला करती जा रही है। आखिर कहीं ना कहीं इस पे चेक लगना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए। व्यक्तियों में राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। जब मैं नई पीढ़ी को इसमें देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं, अफवाह सब दूर होते हैं, मगर अपने प्रोबेशन पीरियड में कुछ लोगों को देखता हूँ करप्शन करते हुए, या अपने शुरुआत से ही उनका जो मोटो देखता हूँ कि सिर्फ जो है धन संचय का है, या धन कमाने का है, या धन संग्रह का है, तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई आखिर जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, कितनी माताओं ने कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चे उन्होंने खोए, किसी ने पति खोया, किसी ने भाई खोया। रक्षाबंधन का भी सुमित ने जिक्र किया कि कितने लोगों की यादें उसमें होंगी, कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। तो हमें
हमारे अब जो एक आंदोलन चलना चाहिए, जैसे अभी बात चल रही थी कि राष्ट्र निर्माण आंदोलन चलना चाहिए। अगले 25 साल जो है हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए, हम जो है ज्ञान हमारा जो है कोई कम नहीं है, उसको हमारी जो विरासत है, हमारी जो इस देश में इस राष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े महात्मा दिए, ऋषि मुनि तेजी तपस्वी दिए हैं और भारत के ज्ञान को विश्व भर ने माना है। बिल्कुल सही। हमने जीरो दिया यहाँ से। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी कह दीजिए, नक्षत्र विज्ञान कह लीजिए, आप यानी जो अंतरिक्ष विज्ञान कह लीजिए, या समय की बात कर लें हम, तो भारत में पहले ही इस तरह की खोज हो चुकी है। और जिसको जो है बाद में हमारा दुर्भाग्य है कि हम जब विदेशों से उस बात को माना जाता था, हम उसको हम स्वीकार करते हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं कि जब योग हमारे यहाँ से शुरू हुआ तो किसी ने भी योग को इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जब वही योग योगा होकर के आया तो हमने उसको आत्मसात कर लिया। तो हमें हमारे देश में, देशवासियों में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम का जज्बा जगाने, उनमें चरित्र और नैतिकता का एक जिसे बोलते हैं विटामिन, प्रोटीन या इस तरह का जो एक जैसे कंटेंट होता है ना, वो डालने की जरूरत है। और इसके बाद आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ के जो लोगों में जज्बा है, जोश, जज्बा, जुनून है, जो उनको सीखने की जो चाहत है, ललक है। और आप देखेंगे कि अगर अमेरिका से आज की तारीख में अगर हमारा यंगस्टर्स वहां से लौट आए तो उनकी पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बैठ जाएगी, इस मान के चलिए। गुणी है भारत, इतने गुणी है। और मैं एक अच्छी बात अभी आपने कही, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है सिर्फ जो है ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ साथ गुणवान बनाने का भी, चरित्रवान बनाने का भी, नैतिक बनाने का भी, जिम्मेदार बनाने का भी साधन बने। और शिक्षा में, पाठ्यक्रम में हमारे इन सब चीजों को जोड़ा जाए। हमारे जमाने में नैतिक शिक्षा का एक चैप्टर हुआ करता था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था। मैं समझता हूँ कि उसको फिर से शामिल करने की आवश्यकता है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को शामिल करने की जरूरत है। चरित्र निर्माण के लिए इस तरह के आयोजन करने की जरूरत है। गाय को गाय रहने देते, काऊ न बनने देते। बिल्कुल, गाय को गाय रहने दें, काऊ न बनाएं। और आपकी इस बात से ये भी याद आ गया कि सिर्फ कपड़ों पर इत्र लगाने से फायदा नहीं है, बात तो तब बने जब महक आप चरित्र से आए। बिल्कुल सही, 100% जी। एक बात आप दोनों से मांगूंगी, इस सवाल का जवाब। हम महिलाएं जो होती है जिन्होंने योगदान दिया महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई में, मैं बहुत देर से इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत देर से सुन रही थी, कहीं ये जिक्र नहीं आया कि महिला जो वीरांगनाएं हुई उनका जिक्र क्यों कम आता है सर? नहीं, कम नहीं है। देखिए क्या है ना, मैंने आपको अभी बताया ना आपको कि ऐसा नहीं कोई कम योगदान है उनका। आप एक चीज बताओ कि जितने भी, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे जवाहरलाल जी नेहरू हो, लाला लाजपत राय हो, विपिन चंद्र पाल हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इसके कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अगर वो घर से फुर्सत नहीं होते, फ्री नहीं होते, तो संघर्ष कैसे करते वो? देखिए ये क्या है कि उस समय की बात है। मैंने अभी क्या कहा कि बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है। अभी हमने 75 साल तो हुए हमको, अभी कोई बहुत साल नहीं हुए। और देखिए कई चीजें होती हैं कि धीरे धीरे आती हैं। और मैं अगर आप कहो तो मैं नाम पढ़ देता हूँ अभी कि जिन वीरांगनाओं ने उसमें भाई 1857 की क्रांति में रानी झांसी से शुरू करो आप, रानी झांसी है, दुर्गावती है, अवंती बाई, तमाम दोनों वीरांगना हैं। और हमारे जो मतलब मैं आपको जो पत्रकारिता में भी जिन लोगों ने योगदान दिया है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये है, इसको हम कम नहीं आ सकते कि उनको कोई उनका योगदान कम है या कोई किसी से कम है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये जरूर इस बात पर मुझे लगता है आप दोनों सहमत होंगे कि बराबर से अधिकारी अगर वो रही हैं, हम अभी आपने अप्रत्यक्ष उदाहरण की बात करें, कुछ प्रत्यक्ष उदाहरणों की भी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो दोनों ही रूपों में उनका योगदान हमें याद रखना होगा। माँ के रूप में भी योगदान उनका याद रखना होगा, तो उस जो युद्ध में लड़ रही थी वो भी योगदान याद रखना होगा। तो जिस तरह से सुमित जी, अभी हम बहुत देर से कुछ अपने ही द्वारा की जाए लड़ाई, अब अंदर चल रही उस युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी पूरी बातचीत चल रही थी वो एक युद्ध अपने ही विरुद्ध वाली जो हम बात करते हैं, तो उससे भी, उस लड़ाई से भी ऊपर आना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आज का समय ऐसा है
एक दूसरे का साथ देने वाला जो दृश्य है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर कोई लहूलुहान पड़ा हुआ है तो वीडियो पहले वायरल हो जाता है, मदद बाद में पहुंचती है। इन संवेदनाओं को देखिए, भारत संवेदनाओं का देश है और भारत संवेदनाओं को जीता है, उन्हें धारण करता है, उन्हें सहेजता है और उनकी रक्षा भी करता है। हाँ। तो ये जो विकृति के स्वरूप जो कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, हाँ। इन्हें हम संस्कृति मानने की भूल ना करें। कुछ घटनाओं के हमने ऐसा देखा कि वीडियो लोग बनाने लगे, लेकिन कहीं हमने ऐसा भी देखा है। आज कल ओरछा में, मैं अपने ओरछा का जिक्र करता हूँ, ओरछा में कल एक युवक, एक छात्र बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का डूब रहा था और हमारे गांव के एक झगड़ू नाम के एक युवक ने, उसने अपने प्राणों पर गिर करके उसको रक्षा करी, उसकी वीडियो नहीं बनाया, उसको निकाल करके लाया। कल की घटना है। तो मदद भी कर रहे हैं लोग, मैंने कहा, और उसका कोई संबंध नहीं था, उससे कोई परिचय नहीं था, कोई केवल वो मनुष्य है, भारत का लड़का है, हमारा गांव में आया है, हमारे ओरछा में आया है, इस नाते उसकी मदद करना मानव की मानव। तो ये संस्कृति, ये संस्कार भारतीयता भारत की मिट्टी में है, भारतीयता में है, और उसके कारण से ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो ये मान लेना कि जो कुछ वीडियो में जो है वो हमारे देश की संस्कृति बन गई। भारत की संस्कृति संवेदना है, भारत की संस्कृति सेवा है, भारत की संस्कृति परोपकार है, भारत की संस्कृति मानवता की रक्षा है। हम तो उन लोगों की भी मदद करते हैं। अभी यूक्रेन में हमने देखा है, अभी जब अरब कंट्रीज में कुछ हालात बने युद्ध के, तब हमने देखा है कि भारत के तिरंगे के नीचे, भारत के विमानों में पाकिस्तान तक के नागरिक छुप करके प्राण बचा कर गए हैं। क्योंकि आज भारत वो दुनिया में शक्ति है जिसके नीचे खड़े होने से, जिसके तिरंगे का हाथ लेने से विदेश में भी चलती हुई तोपें रुक जाती हैं, बंदूकों के मुहरे जो है झुक जाते हैं, बमबारी बंद हो जाती है और रास्ता दे दिया जाता है। ये नया भारत, ये समृद्ध भारत, ये शक्तिशाली भारत का जो एक निर्माण देशवासियों की शक्ति से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको एक पूर्णता प्रदान करने की दिशा में काम किया है, और अब यहाँ से 100वें वर्ष के संकल्प की उड़ान यह देश लेने जा रहा है। यह दृश्य हम अपनी संवेदना के कारण ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम काम करते हैं। जी बिल्कुल। गणेश सर, अगर आज़ादी के उन दीवानों की बात करें जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर कर हमें ये तोहफे में दी है, शायद यही कह गए होंगे कि हम तो आज़ादी की इस लड़ाई में मिट गए, तुम आज़ादी को याद से अच्छे से जीना, बरकरार रखना, आगे तुम जीना सीख लेना अगर मैं मर गया तो सुमित की बात को मैं इस तरह ढंग से आगे बढ़ाता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में एक नारा बहुत जोर से उठा था कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो अभी भारत की भूमि से एक आवाज फिर उठ रही है कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान जो है जिस तरीके से अभी उठ खड़ा हुआ है, जितनी ताकत से हुआ है, और जिसकी प्रशंसा कल 14 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जो है बहुत गौरवान्वित होने का क्षण है। लेकिन ये जो आपने कहा अभी कि जो आज़ादी को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है, उनके सामने है। और मैं जो अभी बात आ रही है आपकी कि बरकरार कैसे रहे, तो उसके लिए जो अभी बहुत अच्छी बात है कि जो हर घर से ये कोशिश होना चाहिए, जो अभी जैसे इजराइल ने जो मॉडल अपनाया है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसपे सबकी निगाहें लगी हुई है, और 125 करोड़ का ये देश आज पहली बार इतना ताकतवर हुआ है, और उसको ताकतवर बनाए रखने की जिम्मेदारी युवाओं की है। और युवाओं को चाहिए कि वे अपने ज्ञान के साथ साथ, जैसे गुरुकुल होते थे पहले, अब मैं ये कोई कहा कि ये पुराने पीछे ले जा रहे हैं देश को, पीछे ले जाने की बात नहीं है, कि जैसे कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा साथ होना चाहिए। तो ये समय आ गया है कि जिस तरह के थ्रेट हैं, देखिए एक बात कहता हूँ कि जो पैसा आपके पास है वो आपका है, और जो ताकत आपके पास है वो आपकी है। अगर यूक्रेन का हाल विश्व में देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसी के भरोसे या किसी के भरोसे हम जो है वो नहीं रह सकते कि हमको मदद करने कोई आएगा और मदद करने आएगा, हमारी कोई मदद करने किसी की नहीं आएगा। यूक्रेन का हादसा देखने के बाद
ये हमारे भारतवासियों को, ये युवाओं को जान लेना चाहिए और उनको जो है अध्ययन अध्यापन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो इससे एक कदम आगे बात कहूंगा कि एनसीसी जो था, एनसीसी मेरा ख्याल है कि जो एक लेवल से उसको अनिवार्य करना चाहिए बच्चों के लिए, कि उससे एक मेंटल डिसिप्लिन आता है और अनुशासन के बिना न कोई देश चल सकता है, न कोई घर चल सकता है, न कोई परिवार चल सकता है। और अगर अनुशासन से आता है, अनुशासन सीखता है बच्चा, तो वो बहुत आगे जाएगा और वो देश के भी काम आएगा। ये मेरा, इस बात को मैं कंक्लूड करता हूँ आपकी बात को। बिल्कुल। और जाने से पहले सुमित जी से अगर कुछ पंक्तियां ना सुने तो शायद अधूरा सा रह जाएगी इसकी समाप्ति। देखिए सुमित जी, मैंने अपनी बात को बहुत कविता के ढंग से भी कहा। मैं अब नेताजी में इस देश की आजादी मिली, एक युवाओं को लगता है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश की आजादी की, मैंने कहा कि आजादी की शर्त बने नेताजी, तो मैं उस बात को अब यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि कैसे आजादी की शर्त नेताजी बने और उसको हमें किस रूप में स्मरण करना चाहिए। कि 57 से 47 तक जो कुछ खास प्रयास हुए, दुर्भाग्य सब विफल हुए, कोई भी ना पास हुए। यदि फिरंगी फौजों की वो घेराबंदी ना होती, कुटिलताओं पर कूटनीति की जो पाबंदी ना होती, जितनी कोशिश हुई मुक्ति की सबकी सब विफल हुई। अत्याचार से जब यह भूमि अकुलाई थी, विकल हुई, तब सुभाष ने काम किया जो वो तो बहुत अनूठा था। इसीलिए अंग्रेजी शासन नेताजी पर रूठा था। तभी तो फिर शर्त रखी थी गोरों ने यह जाने की, उनकी हसरत थी सुभाष को जिंदा मुर्दा पाने की। नेताजी ही यह सारा करतब दिखलाने वाले थे, नेताजी की करनी के तो हर अंदाज निराले थे। भारत माँ की दुख दर्दों के वे ही स्वयं निवारण थे। आजादी जिस कारण आई, नेताजी कारण थे। और 4 पंक्तियां कि अंग्रेजी सत्ता से भारत वीर अदावत ना करते, गोरों की सेना से सैनिक सख्त बगावत ना करते, फ्रांस जर्मनी गर भारत के साथ खड़ा ना होता तो, खून के बदले आजादी का नारा खड़ा ना होता तो, नींव फिरंगी शासन की फिर चरखे से ना हिल पाती, 47 में भारत को यह आजादी ना मिल पाती। क्या बात है। आजादी मिली। मैं जो है सुमित, आपकी बात से जो है मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, आंशिक सहमत हूँ। इसमें देखिए नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी एक व्यक्ति को या एक विचार को हम क्रेडिट नहीं दे सकते आजादी की। उस समय भी अगर अपन देखेंगे तो एक नरम दल था, एक गरम दल था। ठीक है, 1885 में ओ ह्यूम ने जब ये कांग्रेस का गठन किया था, तो उस समय जब उसकी कांग्रेस का गठन किया था, तो कांग्रेस के जो नेता थे उनके जिम्मे जो काम आया था, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनके जिम्मे जो काम आया था कि वो डिमांड लिखते थे कि हमें ये, हमारी ये समस्या है, हमारा ये समस्या है, हमें इसका वो करिए। उसी प्रकार जो है दूसरे दल जो था वो गरम दल था। और देखिए भगत सिंह अगर चाहते तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये कहूँ कि चरखे से आजादी मिल गई। 1 मिनट, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका। ये युवा पीढ़ी और ये अनुभवी नहीं बिल्कुल नहीं टोका है, मैंने टोका है। मैं 1 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि बराबर का योगदान है सबका, एक नरम दल का, एक गरम दल का। देखिए क्या होता है कि अब एक लोग पत्रकार, मैं पत्रकार हूँ, ये कवि हैं, तो आप मुझसे अपेक्षा करो कि मैं कलम छोड़ करके तलवार उठा लूंगा, तो बड़ा मुश्किल है। ये कविता छोड़ करके कुछ करेंगे, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन और सबके अवदान से ही, सबके अवदान से, सबके योगदान से, सबके बलिदान से ही आदमी है। हमको इस पे कोई बहस नहीं करना है और आगे ले जाना है इसको। मुझे ऐसा लगता है कि सुमित जी अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ह्यूम कौन था, किसकी रिकमेंडेशन पर, कैसे, पहले अलग से विषय क्रांति प्रिया जी रखें हम बिल्कुल, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी रिकमेंडेशन को ही 57 की अमर क्रांति की जलती ज्वाल बुझाने को, शांत क्रांति पथ को, शांति का सीधा मार्ग सुझाने को, ताकि उठी विरोध पताका किसी तरह तो झुक जाए और खून से रंगी सल्तनत कुछ और बरस ही रुक जाए, और खून से रंगी सल्तनत कुछ और बरस ही रुक जाए। वायसराय इरविन की काली कुटिल कटु चतुराई थी, यही ह्यूम की पैदाइशी आज वो कांग्रेस आई। तो जो कांग्रेस का निर्माण हुआ किन लोगों को जोड़ करके हुआ, उसमें चुना गया था कि जो तन से तो भारतीय और मन से अंग्रेज, ऐसे लोगों को जोड़ करके, तो बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन और करेंगे। आज तो स्वतंत्रता है। आप दोनों की बातों को ब्रिज बनाते हुए, सेतु बनाते हुए फिराक गोरखपुरी जो है उनकी पंक्तियों से अंत कर देते हैं कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है,
उछाल रहा है जमाने में नाम है आजादी। और इस खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप दोनों को शुक्रिया करती हूँ। सुमित ओरछा जी, कवि और राजनेता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। गणेश साकले जी, इन दोनों को धन्यवाद के साथ फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।